हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के हिस्ट्री से चैप्टर 2, जिसका शीर्षक है लेखन कला और शहरी जीवन। इस वीडियो में हम इस पाठ के सारांश को जानेंगे, संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। मेसोपोटामिया, दजला और फरात नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। शहरी जीवन की शुरुआत इसी सभ्यता में होती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया का अर्थ है, यह शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। मोसेस यानी मध्य, पोटोमोस यानी नदी, नदी से मिलकर बना है। अब मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है, यानी वही धरती ही मेसोपोटामिया है जो दजला और फरात नदियों के बीच में है। मेसोपोटामिया की भाषा की बात करें तो इस सभ्यता में सबसे पहले सुमेरियन भाषा, उसके बाद अकदी भाषा और बाद में आरामाइक भाषा बोली जाती थी। 1400 ईस्वी पूर्व से धीरे धीरे आरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी और 1000 ईस्वी पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोले जाने लगी और आज भी इराक के कुछ भागों में यही भाषा बोली जाती है। मेसोपोटामिया के ऐतिहासिक जानकारी के कुछ प्रमुख स्रोत हैं, जिसमें इमारतें हैं, मूर्तियां हैं, आभूषण, औजार, मुद्राएं और मिट्टी की पट्टिकाएं तथा कुछ लिखित दस्तावेज भी हैं। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इसके शहरीकृत दक्षिण भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। बाद में इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। इसके उत्तरी भाग को असीरियाइयों ने कब्जा होने के बाद असीरिया कहा जाने लगा। इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हो गया था। उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं, अतः पशुपालन करने योग्य आजीविका का अच्छा साधन है। यहाँ कृषि, पशुपालन एवं व्यापार आजीविका के विभिन्न साधन हैं। यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए कांसे का इस्तेमाल करते थे। यहाँ के उरक नगर में एक स्त्री का शीर्ष मिला जो सफेद संगमरमर को तराश करके बनाया गया था, वारका शीर्ष कहते हैं। श्रम विभाजन, सामाजिक संगठन, शहरी जीवन एवं अर्थव्यवस्था की विशेषता थी। यहाँ खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे, परंतु खनिज संसाधनों का अभाव था, जिन्हें तुर्की, ईरान और खाड़ी के पार देशों से मंगाया जाता था। यहाँ व्यापार के लिए परिवहन व्यवस्था अच्छी थी। जल मार्ग द्वारा फरात नदी व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी। शहरी अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब, लेन देन रखने के लिए यहाँ लेखन कला का विकास हुआ। लेखन कला की बात करते हैं तो मेसोपोटामिया में पहली पट्टिकाएं पाई गई, जो लगभग 3200 ईस्वी पूर्व की है। इस पर सरकंडे की तीखी नोक से किलाकार लिपि द्वारा लिखा जाता था। इन पट्टिकाओं को धूप में सुखा लिया जाता था। लेखन प्रणाली की विशेषता, ध्वनि के लिए किलाक्षर या किलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। वह अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे, जिसके कारण लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। सूखने से पहले इन्हें गिल्ली पट्टी पर लिखना होता था। लिखने के लिए कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती थी। इसमें भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य के रूप में देना होता था। किलाकार यह एक लैटिन शब्द क्यूनियस, जिसका अर्थ छुट्टी, और फॉर्मा, जिसका अर्थ आकार है, से मिलकर बना हुआ है। मेसोपोटामिया के कृषि और जलवायु की बात करें तो दजला और फरात नाम की नदियां उत्तरी पहाड़ों से निकल के अपने स्थान उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही हैं। जब इन नदियों में बाढ़ आती अथवा इसके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता, तब यहाँ उपजाऊ मिट्टी वहां जमा हो जाती। यहाँ का जो रेगिस्तान भाग जो दक्षिण में स्थित है, यहाँ भी कृषि की जाती है, खेती की जाती है। और फरात नदी जब इन रेगिस्तानों में पहुंचती है तो छोटे छोटे कई धाराओं में बटकर नहरों जैसी सिंचाई का काम करती है।
यहाँ गेहूं, जौ, मटर और मसूर की खेती की जाती है। दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती का सबसे उपज देने वाले हुआ करते थे। हालांकि वहां फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी भी रहती थी। स्टेपी क्षेत्र का प्रमुख कार्य था पशुपालन। यहाँ खेती के अलावा भेड़ बकरियां स्टेपी घास के मैदानों में, पूर्वोत्तरी मैदानों में, पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर की बात करें तो इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हो गया था। उरक उर मारी इसके प्रसिद्ध नगर हुआ करते थे। यहाँ उर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। गलियां टेढ़ी मेढ़ी और संकरी यानी पतली हुआ करती थी। जल निकासी प्रणाली अच्छी नहीं थी। उरवासी घर बनाते समय शकुन अपशकुन पर विचार करते थे और 2000 ईस्वी पूर्व के बाद फरात नदी ऊर्ध्वधारा पर मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। इसके कारण बहुत समृद्ध एवं खुशहाल था। यहाँ जिमरिलियम का राजमहल मिला है और तथा एक मंदिर भी मिला है। काल गणना यानी समय की गिनती, काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन मानी जाती है। इस सभ्यता के लोग गुना, भाग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि, ब्याज आदि से परिचित थे। काल गणना के लिए यहाँ के लोगों ने एक वर्ष को 12 महीने, एक महीने को 4 हफ्ते, एक दिन को 24 घंटे तथा एक घंटे को 60 मिनट में विभाजित किया था। मेसोपोटामिया के शहरों के कुछ प्रकार थे, जिसमें पहला था वो जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए शहर थे, और दूसरा वो जो व्यापार केंद्रों के रूप में विकसित हुए थे, और तीसरा शाही शहर। शहरीकरण और नगरों की बसावट की बात करें तो शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त एवं अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती है, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप, इसके फल स्वरूप कस्बे बसने लगते। शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाएं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। उनमें आपस में लेन देन रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शहरी क्रियाकलाप में गांव के लोग भी जुड़े रहते हैं। शहरी जीवन की विशेषताएं। शहरी जीवन में श्रम विभाजन होता है। विभिन्न कार्य से जुड़े लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते हैं। और तीसरा है, शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि चीजें भिन्न भिन्न यानी अलग अलग जगहों से आती है। मेसोपोटामिया के शहरों में माल की आवाजाही की बात करें तो मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, उसके यहाँ खनिज संसाधनों का कमी यानी अभाव रहा। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजारें, मोहरे, मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ियां, गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहां उपलब्ध नहीं थी। मेसोपोटामिया में मेसोपोटामिया लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी के पार देशों से मंगवाते थे, जिनके लिए वो अपना कपड़ा और कृषि जन्य माने कृषि से बना हुआ उत्पाद काफी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। परिवहन का सबसे आसान और सस्ता साधन जल मार्ग था। मेसोपोटामिया शहरों के लिए जल मार्ग सबसे प्रमुख साधन होने का कारण था। मेसोपोटामिया के मंदिर की बात करें तो मेसोपोटामिया के कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों की तरह थे। अंतर केवल मंदिर की बाहरी दीवारों के कारण था, जो कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। उर, चंद्र एवं इन्ना प्रेम एवं युद्ध की देवी यहाँ के प्रमुख देवी देवता हुआ करते थे। एक कच्ची ईंटों का बना हुआ होता था मंदिर, और इन मंदिरों में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का निवास स्थान था। जैसे उर जो चंद्र देवता था और इनाना जो प्रेम एवं युद्ध की देवी थी। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए, क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे,
क्योंकि मंदिर भी किसी की देवता का घर होता था। मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। यही मंदिरों की विशेषता थी। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों, स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना और ऊनी कपड़ों को बुनना आदि मंदिर के आसपास ही की जाती थी। मेसोपोटामिया के शासक की बात करें तो समय का यह विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया और वहां यह रोम तथा इस्लाम की दुनिया में बाद में मध्ययुगीन यूरोप में पहुंचा। गिगलेमिश उरक नगर का शासक था, महान योद्धा था, जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। असीरियाई शासक अशुरबनीपाल ने बेबीलोनिया से कई मिट्टी के पट्टिकाएं मंगवाकर निन्वे में एक पुस्तकालय स्थापित किया था। नोवोपालसर ने 625 ईस्वी पूर्व में बेबीलोनिया को असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया था और 331 ईस्वी पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा। नैबोनिड्स स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था।